देखिए, आज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास नंबर 13 है। क्लास नंबर 1 से लेकर के 12 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। यदि आप चाहते एक सिस्टमेटिक ढंग से बिना कोई पैसा खर्च किए हुए तैयारी हो जाए, तो आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जाके जुड़ जाइए, जहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और लाभ ले रहे हैं। लगभग 200 का आसपास स्टूडेंट पर डे टेस्ट दे रहे हैं और सभी का रिजल्ट लगभग 100 में 100 है। यानी वो लोग पूरी तरह से तैयार और एक्टिव हो चुके हैं। अब सवाल है कि सर लिंक कहाँ मिलेगा, ये समझिए। लिंक देखिए, किसी न किसी वीडियो में आप जाकर के देखिए, जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ पे जाके हम पिन कर दें। जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास 2 में भी पिन कर दिए हैं, या फिर बहुत सारा स्टूडेंट है जिन्होंने मांगा है कि सर मुझे पिन चाहिए लिंक, तो हम उसको लिंक दे दिए हैं। उसके माध्यम से जाकर के जुड़ जाइएगा। जैसे ही जुड़िएगा तो वहाँ पर आप किसी तरह का मैसेज नहीं कर पाइएगा। मैसेज जो खुलता है केवल 8:30 पर जो टेस्ट होता है उसी समय जो है मैसेज करने का अलाउ होता है। या फिर आप मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, यदि किसी तरह का प्रॉब्लम है टेस्ट से संबंधित आप पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक के माध्यम से जाइएगा। टेलीग्राम पे सर्च करके मत जाइएगा। टेलीग्राम पे सर्च करके जाइएगा तो उसमें फर्जी सब भी बहुत सारा ऐसा है जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है इस नाम से, तो वहाँ पे आप गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए जब भी जाइएगा तो लिंक के माध्यम से जाइएगा, ताकि आपको किसी तरह की समस्या नहीं हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा, जितने भी इसमें पुराने ऑडियंस हैं उन सब के लिए आज 2 सवाल देंगे। 2 सवाल को जवाब देना जरूरी। जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं वही सवाल आपसे पूछेंगे, जिसका कमेंट में हम जवाब जरूर देखेंगे। और जो लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा वही लोग जो है टेलीग्राम में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि आप यदि पढ़ ही नहीं रहे हैं तो टेलीग्राम में इसका मतलब है आप किसी तरह से अनलीगल तरीके से आप टेस्ट दे रहे हैं और अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। ये भी एक तरीका होता है कि हाँ सर हम ये क्लास किए, ये भी एक तरह से अटेंडेंस हो जाता है। जितने भी स्टूडेंट हैं टेलीग्राम में टेस्ट दे रहे हैं, इससे पता चल जाता है कि नहीं आप भी क्लास इसको किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, MMR टीके में कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। देखिए, MMR का यदि फुल फॉर्म जानते हैं तो इससे भी पता चल जाएगा, और नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीजल्स, मम्स और रूबेला। मीजल्स, मम्स और रूबेला, यानी MMR का कहीं कहीं जगह पे फुल फॉर्म भी पूछ लिया एग्जामिनर ने, MMR का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ MMR टीका कौन सी बीमारी के रोकथाम के लिए देते हैं, 3 बीमारी के रोकथाम के लिए दिया जाता है, जिसमें है मीजल्स, मम्स और रूबेला, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, कहता है कि शिशु में स्तनपान से समान आहार में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाता है। कल एक बच्चे ने सवाल किया था, उन सवालों को हम आज जवाब दे रहे हैं। किसी ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, तो आज आपको पता चल जाएगा। देखिए, कहता है शिशु में स्तनपान से सामान्य आहार में बदलाव। स्तनपान का मतलब हुआ बच्चा दूध पी रहा है, अब वो दूध पीने की मात्रा उसका धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और जो हम लोग खाना खाते हैं उस आहार को, जैसे चावल खाना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो चावल जब वो खाना शुरू करता है या फिर और कुछ पदार्थ जो कि हल्का हो वो खाना शुरू कर देता है, तब वो दूध को क्या कर रहा है, धीरे धीरे माँ को दूध को धीरे धीरे वो छोड़ते जा रहा है, और छोड़ करके सामान्य आहार जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, ये जब वो करने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और ऑलरेडी आप देखे होंगे कि बच्चे सब दिन तो दूध तो नहीं पीते माँ का, कुछ दिन के बाद वो क्या करते हैं, आहार खाना शुरू करते हैं, चावल उवल खाना, चावल दाल धीरे धीरे करके वो खाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो दूध छोड़ करके अब सामान्य आहार खाने लगेगा, यानी वो उससे छूटने की प्रक्रिया, एक को छोड़ना और दूसरे को धीरे धीरे पकड़ना, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो ये प्रक्रिया जो है ऑप्शन नंबर बी वीनिंग कहलाता है। कल एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सर वीनिंग क्या होता है, तो ये होता है वीनिंग, या फिर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कह सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग, 2 ऑप्शन देखिए, इसका मीनिंग एक ही होता है। यदि शिशु स्तनपान को छोड़ करके, यानी स्तनपान से सामान्य आहार में बदलाव की प्रक्रिया, यानी दूध पीना धीरे धीरे छोड़ रहा है, अब वो जो है सामान्य आहार खाना शुरू कर दिया, इस प्रक्रिया को हम वीनिंग कहते हैं या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। ये कम्प्लीमेंट्री ऑप्शन में दिया रहेगा तो वहाँ कम्प्लीमेंट्री मारिएगा, वैसे अधिकतर एग्जाम में हम देखे हैं वीनिंग ही दिया हुआ आता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप वीनिंग का मीनिंग समझिए, क्योंकि कल एक स्टूडेंट हमसे सवाल किए थे, सर वीनिंग का मतलब बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि किस उम्र पर एक बच्चे अजनबी लोगों से, ध्यान दीजिएगा, किस उम्र के एक बच्चे अजनबी लोगों से एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, घबराहट होना प्रारंभ हो जाता है। तो किस उम्र के एक बच्चे में एंजाइटी, यानी अजनबी लोगों से एंजाइटी यानी घबराहट होना प्रारंभ हो जाता है।
तो देखिए आपको हम बता देते हैं कि जनरली आप बताइए, एंजाइटी मतलब घबराहट, लोगों को देखा, अनजान व्यक्ति को देखा। देखिए बच्चा में दो ही चीज़ हुए करता है, एक हंसना और रोना, दूसरा कोई भावनात्मक नहीं है। उसको गुदगुदी कीजिएगा धीरे धीरे वो हंसने लगेगा, आप उसके साथ खेलिएगा धीरे धीरे हंसने लगेगा। ठीक है, तो यही दो चीज़ तो होता है मुख्य रूप से बच्चा में, और क्या उसके बच्चा के जीवन में और तो कुछ होता है नहीं, रोना और हंसना, बाकी कुछ नहीं। अपने मकसद रहा कहता है किस उम्र के एक बच्चा अजनबी लोगों से एंजाइटी यानी चिंता, घबराहट होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कहने का मतलब जब वो अजनबी व्यक्ति को देखता है, कभी कभी बच्चे को लेकर के गोद में रखिएगा जिसको कभी वो देखा नहीं है, तो पहले उसको गौर से देखेगा बच्चा, एकदम बढ़िया से देखेगा, और थोड़ी देर के बाद देखिएगा मुंह का एकदम चेहरा एकदम टाइट कर लेगा और जोर जोर से रोना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं, जोर जोर से वो रोना शुरू कर देगा। उसे ही कहते हैं एंजाइटी यानी घबराहट यानी चिंता। ठीक है, और कभी कभी आप देखिएगा, आप कभी आए हैं रिलेशन में, अब बच्चे को देखिएगा तो बच्चे पहले आपको देखेगा तो आपको लगेगा ले लेते हैं गोद, जैसे गोद लेना शुरू कीजिएगा तो माँ को वो जोर से पकड़ लेता है। यानी वैसे माँ को पकड़ ले, या फिर जो बार बार उस बच्चे के संपर्क में रहता है उसी के साथ उसी के गोद में जाना पसंद करता है। अनजान व्यक्ति को जैसे ही देखता है तो उसके दिमाग में एक घबराहट और चिंता होने लगता है। उस बच्चे अनजान व्यक्ति को पहले वो गौर से देखता है और थोड़ी देर के बाद देखिए एकदम चेहरा टाइट कर लेगा और जोर जोर से रोना शुरू कर देगा। तो वही कह रहा है किस उम्र में एक बच्चे अजनबी लोगों से एंजाइटी यानी घबराहट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये उम्र होता है 6 से 7 महीने, यानी 6 से 7 महीने जब बच्चा हो जाएगा तो अब वो अजनबी लोगों को जब देखेगा तो उससे उसको क्या महसूस होने लगेगा, घबराहट, एक चिंता। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो फिर भी कमेंट कीजिएगा। निम्न में से विटामिन ए का स्रोत क्या है? देखिए विटामिन ए का स्रोत है हरी पत्तीदार, हरे पीले फल, चीज मतलब होता है पनीर, ध्यान रखिएगा। ये सभी जो है विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से यदि पूछ ले आपसे कि मुख्य रूप से सबसे अधिक विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो ये याद रखिएगा गाजर, ध्यान रखिएगा गाजर होता है। ठीक है, लेकिन और सब भी तो पदार्थ है जिसमें देखिए ज़्यादा ना हो लेकिन कम मात्रा में भी तो है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है स्रोत पूछ रहा है, स्रोत मतलब किसमें पाया जाता है। तो हरी पत्तीदार सब्जी खाइएगा उसमें भी विटामिन मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। हरे पीले फल, चीज यानी विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही बेहतर होता है, ध्यान रखिएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, तो आँखों के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो विटामिन ए का स्रोत क्या है, हरी पत्तीदार, हरे पीले फल, चीज मतलब पनीर, यानी उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक नवजात के फेफड़े में कुल क्षमता कितनी होती है? देखिए जब बच्चा जन्म लेते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसके फेफड़े में कुछ जो है द्रव पदार्थ भरा होता है, यानी म्यूकस भरा हुआ रहता है। उस समय उसका क्षमता उतना नहीं होता है, उस समय उसके अंदर में हवा भरने की क्षमता उतनी नहीं होती। एक बार जोर से खींचा तो अंदर में कितना हवा गया वही होता है, जितनी आयतन, जितना कवर किया, जितना आयतन होता है, जितना आयतन मतलब कितना टोटल कवर किया, वही उसका आयतन होता है। तो वो कितना कवर कर सकता है। तो बच्चा जब रहता है, जब जन्म लेता है, उसमें 120 से लेकर के 150 मिलीलीटर तक कवर कर पाता है यानी बच्चा का, क्योंकि उस समय उसके जो फेफड़े में द्रव भरा हुआ रहता है, म्यूकस भरा रहता है। धीरे धीरे वो जब साफ होना शुरू करता है, फिर उसका फेफड़े धीरे धीरे साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, और तब वो बच्चा जो है उसका जो है मिलीलीटर की संख्या, मिलीलीटर जो है बढ़ जाता है, यानी जो ज़्यादा सांस जो अपने अंदर में लेना शुरू करता है। लेकिन जन्म के समय वो ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। जन्म के समय 120 से लेकर के 150 मिलीलीटर तक ही सांस अपने अंदर में भर पाते हैं, छाती के अंदर में भर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा ऑडियो को लेकर के कोई समस्या अब तो नहीं हो रहा है। देखिए ऑडियो को लेकर समस्या होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा कि ऑडियो की क्वालिटी ठीक है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हीमोफीलिया का प्रमुख लक्षण क्या है? कल ही आपको ये क्वेश्चन कवर किए थे कि हीमोफीलिया जो है मुख्य रूप से पुरुषों में प्रकट होता है और इसका वाहक जो होता है वो स्त्री होता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, यदि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी, ध्यान रखिएगा, आनुवंशिक जेनेटिक बीमारी है, ये पुरुषों में मुख्य रूप से प्रकट होता है। और इसका वाहक कौन है, यानी ढोने वाला कौन होता है, इसको ले जाता कौन इस पीढ़ी से उस पीढ़ी में, तो वो ले करके जाती है स्त्री, यानी महिला इसका वाहक होता है। और मुख्य रूप से पुरुषों में ये प्रकट होता है। अब हीमोफीलिया किसी को है तो उस कंडीशन में होगा क्या? देखिए
देखिए, हेमोफीलिया होने के कंडीशन में क्या होता है कि यदि शरीर में कहीं कट गया या चोट लग गया, उस कंडीशन में ब्लड जमता ही नहीं, यानी ब्लड जमेगा ही नहीं। और जब ब्लड नहीं जमेगा तो शरीर से सारा ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाता है, क्योंकि ब्लड ही नहीं रहेगा तो मृत्यु तो होना तय है। तो यही होता है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया होने के बाद शरीर में कहीं कटना फटना होने के बाद, यानी ब्लड जमता ही नहीं, और जब ब्लड जमेगा ही नहीं तो कहीं भी शरीर का किसी अंग से कटा तो वो ब्लड निकलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और तब तक ब्लड शुरू हो जाएगा, तब मतलब बहते रहेगा जब तक कि खत्म ना हो जाए। और जब ब्लड ही निकल जाएगा तो मृत्यु क्या है, एकदम निश्चित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी चोट लगने के बाद अत्यधिक मात्रा में खून बहना हीमोफीलिया का मुख्य लक्षण है। ठीक है, और हीमोफीलिया किस में प्रकट होता है, पुरुषों में। वाहक कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए, स्त्री। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने के अंदर धंसना। ठीक है, आगे उसके बाद है गोंटिंग। गोंटिंग यानी घुरघुराना। गोंटिंग यानी घुरघुराना किस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। नाक बहने लगता है, नाक बहना मतलब छाती में समझ लिए द्रव की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। श्वसन यानी श्वसन के साथ सीने का धंसना, यानी जब सांस वो खींचेगा तो सीना उसका नीचे जो है ना धंस जाता है बच्चा का। ठीक है, और ग्रुंटिंग, ग्रुंटिंग मतलब होता है घबराहट, घुरघुराना, घुरघुराते हुए आवाज आना, जैसे आपको हम सुनाते हैं। जैसे ग्रुंटिंग देखिएगा किस तरह का आवाज आएगा। तो आप समझ गए कि किस तरह का आवाज आता है, यानी घुरघुराना। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है जब छाती में पानी मतलब द्रव की मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है, और नाक से पानी बहने लगा तो उसका आवाज़ दिखेगा। ऐसो भी जनरली का आवाज़ क्या होता है, मतलब चेंज होना शुरू कर देता है। तो यही कह रहा है कि नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने के अंदर धंसना, यानी जैसे सांस खींचेगा उसका सीना जो है ना धंसने लगेगा। ग्रुंटिंग यानी घुरघुराना किस बीमारी का मुख्य लक्षण है। तो ये जो मुख्य लक्षण है यदि जान रहे हैं तो ठीक है, बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी ये निमोनिया का मुख्य लक्षण है। नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने का अंदर धंसना, ग्रुंटिंग किस बीमारी का लक्षण है, ये निमोनिया का लक्षण है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से, आगे सवाल कवर करने से आज का 2 सवाल जिसे जवाब आपको देना बेहद ही जरूरी है। सवाल नंबर 1 है कि अंडाशय में ग्राफियन पाए जाते हैं। अंडाशय में ग्राफियन कहाँ पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन आप लिख लीजिएगा अपने जगह पे। ठीक है, मेडुला में, ऑप्शन ए है मेडुला में, ऑप्शन बी है कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी है कार्पस ल्यूटियम में, ऑप्शन डी है कार्पस ऑब्लिगेंटा में। ठीक है, ऑब्लिगेंस में। तो 4 ऑप्शन में से आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो हम सवाल पहले पढ़ा चुके हैं, मिडवाइफरी का जो क्लास लिए 1 से लेकर 14 तक, उससे 1 से लेकर के 14 में से ये सवाल हम आपसे पूछे हैं। सवाल फिर से सुन लीजिएगा। अंडाशय में ग्राफियन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है मेडुला, ऑप्शन बी है कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, और ऑप्शन डी है कार्पस ऑब्लिगेंसा। तो 4 ऑप्शन में से हमें उम्मीद है कि आप जानते होंगे, इसका कमेंट करके जरूर बताइए। ये पुराने ऑडियंस के लिए है। ठीक है, दूसरा सवाल पुराने ऑडियंस के लिए। ठीक है, दूसरा सवाल है ये योनि का पीएच मान कितना होता है। योनि का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में 3.8 से लेकर के 4.5 तक, 4.5 तक ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है 2 से 3। ठीक है, ऑप्शन सी में है 7 से 8। ठीक है, 3 ही ऑप्शन दिए, यही 3 में से आप मारिएगा। और तीसरा आपके लिए सवाल है, 2 सवाल कर चुके हैं, तीसरा सवाल है उदासीन पीएच मान कितना होता है। यदि पीएच मान कितना होगा जो जिसे हम उदासीन कहेंगे। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8। ठीक है, हमें बताइएगा इन्हीं 3 में से आप बताइएगा उदासीन पीएच मान। इन तीनों सवाल का जवाब आप दीजिएगा। जो इन तीनों सवाल का जवाब दीजिएगा हम समझ जाएंगे कि पीछे का जो भी मिडवाइफरी क्लास लिए हैं आप उसे अच्छी तरह से पढ़ाई किए हैं, और इससे बेनिफिट आपको बाद में नज़र आएगा। जवाब देने के बाद उस स्टूडेंट को हम मूल रूप से अपने ध्यान में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे सवाल है निम्न में से कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से जाना जाता है। एंटी इन्फेक्टिव का मतलब होता है संक्रमक विरोधी विटामिन। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्टिव ध्यान दीजिए, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से जाना जाता है, या फिर उसे कह सकते हैं संक्रमण विरोधी विटामिन।
4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, यदि जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो आपको बताते हैं। ये एंटी इन्फेक्टिव विटामिन यानी संक्रामक विरोधी यानी शरीर में आपको कोई तरह का संक्रामक बीमारी आ रहा है तो उससे लड़ने की क्षमता होता है, ठीक है। तो किस विटामिन को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी विटामिन ए को संक्रामक विरोधी विटामिन कहा जाता है, यानी एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंजक्टिवाइटिस का लक्षण क्या होता है। कंजक्टिवाइटिस के इसके बारे में आपको हम डिटेल से पहले भी कवर कर चुके हैं। ये कंजक्टिवाइटिस क्या होता है कि आंख में ये होता है, ध्यान दीजिएगा, आंख में लाल लाल हो जाता है, आंखें क्या होता है, लाल होता है, सूज करके लाल हो जाता है। यदि किसी बच्चे को कंजक्टिवाइटिस से लाल अभी कलर दिखाएंगे नहीं, चूँकि आई फ्लो जनरली बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस हम दिखा देते हैं पिक्चर। देखिए, किसी भी व्यक्ति को यदि कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो आंख सूज जाता है, इस तरह से जो है एकदम लाल हो जाता है, देख रहे हैं। तो वही पूछ रहा है कंजक्टिवाइटिस का लक्षण क्या क्या है। चलते हैं हम सवाल के ऊपर। ऑप्शन ए है सूजी हुई लाल, बिल्कुल सही है। आंखों में पानी जैसा पदार्थ निकलना, बिल्कुल सही। जब आंख में लाल लाल हो जाता है तो वो तो दिख ऑटोमेटिक निकल आता है। सूजी हुई पलकें, यानी उसके ऊपर जो पलक रहता है। आंखों में खुजली, ये भी होता है जब कंजक्टिवाइटिस होता है, देखते हैं आंख रगड़ता है, लोग कहता है अरे ज़्यादा आंख मत रगड़ो नहीं तो और जो है आंख लाल हो जाएगा, ठीक है। आंखों में खुजली, सूजी हुई पुतली, जो ऊपर में पुतली जैसा पतला ऐसा है, ऊपर में जो पतला ऐसा लेयर रहता है वो थोड़ा सूजा हुआ रहता है। आंखों में पानी जैसा पदार्थ निकलना, सूजी हुई लाल आंखें देखिए अभी तुरंत आपको हम दिखाए थे, ठीक है। ये सभी कंजक्टिवाइटिस का लक्षण, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कोलरा वैक्सीन के सिंगल डोज कितना होता है। देखिए, कोलरा वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन दोनों के लिए सिंगल डोज, जनरली सभी वैक्सीन का लगभग, सबका तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है लगभग का जो डोज रहता है वो डोज रहता है 0.5 ml, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में है कोलरा वैक्सीन का सिंगल डोज कितना होता है, तो 0.5 ml, ठीक है। आगे टाइफाइड वैक्सीन का डोज, सिंगल डोज कितना होता है, टाइफाइड वैक्सीन का डोज कितना होता है। तो ये टाइफाइड वैक्सीन का भी वही डोज होता है जो आप अभी कोलरा का देखें, ठीक है, 0.5 ml। वैसे जब हम चलेंगे इसका बीमारी वाला चैप्टर में हम चलेंगे तो उसमें सारे वैक्सीन को हम एक एक करके क्लियर करके हम आपको बता देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपसे 4 सवाल किए थे, 3 सवाल किए थे, 3 या 4 सवाल जो भी किए थे वो सभी सवालों का जवाब आप दे दीजिएगा।